टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्थानीय निकाय चुनाव की। वहां इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को परिणाम डिक्लेयर होगा। 102 निकाय में से 100 जगह मतदान होगा और सभी पार्टियों ने अपनी ओर से कमर कस ली है। ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि धरातली चीजें होती हैं। हालांकि ये इलेक्शन कई बार आपके पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन से भी अलग तरह के रिजल्ट दे देते हैं। तो मुख्य मुकाबले की बात करते हैं तो भाजपा कांग्रेस यूकेडी वहां अपना दमखम दिखाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार भी काफी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकल बॉडी एक तरह से स्थानीय बहुत ही छोटा चुनाव, यानी कि एक चुनाव होता है, लेकिन एक बिल्कुल अटैचमेंट जिस तरह का होता है, वहां कोई भी ये लगता है कि मेरे पास तो टीम है, मैं चुनाव लड़ सकता हूं और मैं जीत भी सकता हूं। तो ऐसा में निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त शांति स्वरूप भट्ट साहब कांग्रेस से हैं, मीनाक्षी जी हमारे साथ में यूकेडी से हैं, और अभी हमारे साथ में भाजपा से वहां के परिवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ेंगी। भट्ट साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। पार्टी की क्या तैयारी है? क्या ये माना जा सकता है कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ाया जाएगा, या फिर कुछ अपने स्तर पे छोड़ेंगे? क्या तैयारी है पार्टी की? योगेंद्र जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, पैनलिस्ट साथियों को भी सादर अभिवादन। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी पिछले 1 साल से कर रही है। हम लोग प्रतीक्षा में थे कि कब ये सरकार आयुक्त का पहले नियुक्ति करे, फिर बजट प्रकाशन करे, रिजर्वेशन को लागू करे और फिर अधिसूचना जारी करे, जो अब अधिसूचना जारी हो गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट की लगातार डांट फटकार, अवमानना के नोटिस, इन सब से इस सरकार को एक किस्म से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और जो लोकतंत्र का इस सरकार ने मजाक बनाया था, अंततोगत तो इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन योगेंद्र जी, आप देखिए, ओबीसी जो आरक्षण था या जो सीटों का पूरा रिजर्वेशन था, उसको लेके अंतिम सूची जारी हो गई है, लेकिन अभी तक जो वाचक नामावली उनका अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। मतलब वोटर लिस्ट अभी अंतिम रूप से जारी नहीं हुई है। जो चरण है उसकी अधिसूचना बाद में जारी होती है, उससे पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाता है। अभी तक इन्होंने अंतिम प्रकाशन नहीं किया है। अधिसूचना के बाद जो चरण होते हैं, नामांकन का होता है, उसके बाद वोटिंग का होता है और फिर मतगणना का होता है। अब ये बमुश्किल से इसको जारी कर पाई है, और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ उठा देखिए, जब अंतिम सूची जारी की गई रिजर्वेशन की, और अनंतिम सूची जब जारी हुई और अंतिम सूची जब कल जारी हुई, उसके बाद रातों रात कालाडूंगी हो, भीमताल हो, नैनीताल हो, भवाली हो, लाल कुआं हो, उत्तरकाशी हो, या नगर निगम हल्द्वानी हो, अल्मोड़ा हो, श्रीनगर हो, उत्तरकाशी हो, इनकी सीटों में अचानक से फेरबदल कर दिया गया। रिजर्वेशन में किसी महिला थी वहां एससी कर दी, जहां सामान्य थी वहां महिला कर दी। मतलब इनको ये डर लगा ये सीटें कांग्रेस स्वीप कर जाएगी, इसलिए इन्होंने बड़े चालाकी से रिजर्वेशन किया, लेकिन ये उस चालाकी में भी फंस गए। ये सीटें जिनको मैंने गिनाया आपको, ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हारेगी। वहां हमारे कद्दावर लोग हैं, इनको शायद तो आप सभी जगह चुनाव लड़ाएंगे? सभी जगह चुनाव लड़ाएंगे? क्योंकि सब जगह जी योगेंद्र जी, सब जगह चुनाव लड़ाएंगे। हमारे ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आ गई है, हमने सब जगह ऑब्जर्वर तय किए थे, उन्होंने मीटिंगें ली हैं, सबसे राय शुमारी की है, और आज हमारी पीसीसी की बड़ी बैठक हुई है। मोटा मोटा आकलन हमारे पास आ चुका है, जल्दी से ही टिकट जारी होने जा रहा है। मैं लौट रहा हूं सर। मैं मीनाक्षी जी ढिडियाल हमारे साथ में जुड़ी हुई है यूकेडी से। मैम, आप लोगों की क्या तैयारी? सभी सीट जितने वार्ड हैं, 1309 वार्ड हैं, सभी पे चुनाव लड़ाएंगे, या कुछ ही जगह पे लड़ाएंगे, कुछ जगह पे आप कहीं समझौता करेंगे या छोड़ेंगे? क्या रहेगा? देखिए, एज अ क्षेत्रीय दल होने के नाते हम लोग, पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारी सीटों पे अपनी ही पार्टी के लोगों को लड़वाएं। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें थोड़ा समझौता भी करना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बेहतर तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं।
तो उनके साथ जैसे फिर भी हम लोग जो राष्ट्रीय दल है उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोगों का जो भी बात चल रही है वो हमारे जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनसे बात चल रही है, और पूरी कोशिश है कि वो पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पे लड़े, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम सारे सारे जितने भी वार्ड्स हैं और जितने भी ये नगर पालिका जितनी भी है सब पे हम लोग लड़वाएंगे। जी, तो क्या एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और सत्ता पक्ष में भाजपा है। देखिए, एजेंडा तो अगर देखा जाए तो एजेंडा तो बहुत सारे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं, जो लोग लगातार नगर निगम में आने के बाद एक उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हाँ, नगर निगम में आने के बाद हमें शायद बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि नगर पंचायत में भी उस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम में जब क्षेत्र आते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम अब शहरी इलाके में आ गए हैं और हमें बेहतर सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हाउस टैक्स भी देने लग जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह की बहुत सी समस्याएं आज जनता वहां पे फेस कर रही है। नगर निगम में क्षेत्र आने के बाद भी आज लोगों के घरों तक सड़कें नहीं पहुंची है। हालांकि वो टैक्स और जितने भी चीजें उन्हें देनी पड़ती है वो लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कई ऐसे ऐसे स्थान है जहां जल आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। तो ये सारे जो एजेंडाज हैं मुख्यतः जो है ये मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। और छोटा चुनाव है, डायरेक्टली जो है जनता इफेक्टेड होती है, तो और जो कैंडिडेट होता है वो भी उनके आसपास के एरिया का होता है। तो इस बार के जो चुनाव है वो भाजपा के लिए ये बहुत ही कठिन होने वाले हैं, और ये पिछले 1 साल से भाजपा को भी समझ आ रहा था। इसके लिए वो बहुत से षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो सफल नहीं हो पाई। इसमें आखिर में जल्दबाजी में इनको इस तरह से जो लिस्ट इन्होंने निकाली है, मतलब कई अनियमितताएं अगर हम देखेंगे तो आज भी इनके इसमें है। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, चुनाव जल्दी होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी डेट निकल गई, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत दमखम के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, कमलेश समन जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मैम, 3 इंजन की सरकार बनेगी या डबल इंजन से काम चलाएंगे? क्योंकि आपसे पहले पूर्व प्रवक्ता यूकेडी मीनाक्षी जी और शांति स्वरूप जी ने इस बात को लेकर के कहा है कि बहुत मुश्किल में है, आनंद फानंद में कई फैसले गलत तरीके से कराने पड़ रहे हैं, और जो पहले से रिजर्वेशन की सीटें तय थी उन्हें रातों रात उसको चेंज किया गया, मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ और उससे पहले इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि क्योंकि चुनाव मैदान में जो भी हमारे प्रत्याशी उतरेंगे उन सभी को शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाई है। और हमारा जो वोटर जो वोट देने का काम करेगा, क्योंकि छोटी सरकार हो बड़ी सरकार हो, सभी को वोट दे करके आगे जिता करके अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारी प्रबुद्ध जनता देती है। तो मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। रही बात की विपक्ष, अभी मैं सुन रही थी, मैंने लास्ट आखिरी में ही सुना, अभी मैडम बोल रही थी कि बहुत जल्दबाजी में, आनंद फानंद में 1 साल से आप कह रहे हैं चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे। तो इसमें आनंद फानंद कहाँ से हुआ? ये तो बिल्कुल तय था कि चुनाव होंगे, देर सवेर जब भी होंगे, पर चुनाव होने ही होने हैं। तो अपनी तो तैयारियां तो पूर्णतः मुझे लगता है कि दलों को करनी चाहिए। तो इसमें आनंद फानंद का तो है। आप लोग मान रहे हैं, इसका मतलब कि आपको 1 साल लग गया ये डिसाइड करने में। कोई सवाल ही नहीं उठता कि आनंद फानंद में कोई सूची जारी हुई होगी। और मुझे लगता है कि जब भी कोई सूची जारी होती है तो वहां की जो समीकरण होते हैं, जो लोगों के बीच की जो भावनाएं होती है, जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का वहां पर जिस वर्ग का भी होता है उसी के लिए सीटों को आरक्षित किया जाता है। उसमें हमारी महिलाएं भी हैं, उसमें ओबीसी है, उसमें एससी है, अनुसूचित जनजाति है, तमाम सभी को उसमें प्रतिनिधित्व देने का काम किया जाता है। ये बात अलग है कि कभी हमें मौका मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। ये अलग मैटर है कि प्रत्येक व्यक्ति को तो एक क्षेत्र में से मौका नहीं मिल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइटेरिया के अनुसार वो सीटें बनती हैं। रही बात है भारतीय जनता पार्टी क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी, देखिए, जनता के बीच में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है, जिस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहा है, जिस प्रकार से हमारी सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, आरोप कोई कुछ भी लगाए कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन जनता अच्छी तरीके से जानती है। जिसके द्वार तक सड़क जाती है वो भली भांति जानता है, जिसके द्वार तक आयुष्मान पहुंचता है, जो आयुष्मान से इलाज ले रहा है वो भली भांति जानता है,
वो अच्छी तरह जानता है कि नगर निगम के कार्य किस प्रकार से होंगे। तो मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हमारे इस नगर निगम के होते हैं, जब हमारा कोई भी पार्षद हो या मेयर हो, क्योंकि 50% हमारा सिंबल पे चुनाव होता है और 50% हमारा 50% हमारी छवि, हमारा व्यक्तित्व, हम क्षेत्र में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर के हमारा ये पार्षद का चुनाव, निगम का चुनाव होता है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आधा काम तो हमारी जो सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक जो हमने पहुंचाने का काम किया, उसमें सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम वो सुविधाएं देने का काम किया। तो जनता पर हमें पूरा भरोसा है और जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे भी रही है। ये सबको दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। बात यूकेडी की अगर हम करें तो इतने सालों से यूकेडी है और मैदान में भी है, हमें कोई गुरेज नहीं है किसी बात का। और हम चाहते भी हैं कि हमारा विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे नगर निगम में हो, कहीं पर भी हो। यूकेडी का भी अगर पार्षद आए तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी लगातार संघर्षों के साथ में रहा है, उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका रखी है उसने भी। लेकिन फिर भी जनता अगर उनको नहीं चुन करके भेजती है तो इसमें खता तो मुझे लगता है कि यूकेडी को अपने अंदर देखना पड़ेगा। कांग्रेस की बात रही कि अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारती, तो देखिए सबकी अपनी अपनी काबिलियत है और काबिलियत के अनुसार और काम के अनुसार, क्योंकि जनता इस वक्त भली भांति जानती है और अच्छी तरीके से जानती है कि कौन कमलेश काम मैं कर वापस आऊंगा आपके पास में। मैं शांति स्वरूप जी का रुख करना चाहूंगा। चले, मैं लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त उत्तराखंड के बारे में आप जानते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी है, कई जगह तो रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। वहां बर्फ की चादर चारों तरफ आपको दिखाई दे, लेकिन सियासी पारा काफी गर्म है। और गर्म इस तरह से है कि अब मुझे लगता है कि 27 तारीख से नामांकन का काम शुरू होगा, जो 2 जनवरी को तस्वीर साफ होगी कौन मैदान में है, और 23 जनवरी जैसे मैं पहले भी बता रहा था मतदान होगा। 25 को ये सामने आएगा कि हाँ, स्थानीय निकाय में किसकी सरकार बन रही है। तो चले भट्ट साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने सुना कि 50% वोट तो सिंबल के नाम पे और 50% वोट काम के नाम पे पड़ेंगे, ये बीजेपी का दावा है। योगेंद्र जी, मैं शांति प्रसाद भट्ट इस सरकार से एक बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, साल भर बीत चुका है जब निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इनके पास पर्याप्त समय, अब इतनी कड़ाके की ठंड में चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव करवाना तय है क्योंकि हाईकोर्ट की फटकार है, संविधान है इस देश में। लोगों ने जनहित याचिका दायर की और तब जब अवमानना का नोटिस हुआ, सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये सहकारिता चुनाव नहीं करा पाए, छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाए और अब पंचायत का कार्यकाल भी खत्म हो गया। तो देखिए आप, इन्होंने जिनका कार्यकाल खत्म उन्हीं को प्रशासक बिठा दिया है। तो फिर ऐसे कार्यकाल का क्या करना है, जब चुनाव के बिना चुनाव लड़े गई आदमी जीत गया, ब्लॉक प्रमुख बना हुआ है, अध्यक्ष जिला पंचायत बना हुआ है। तो ये इस सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और आज आप देखिए, तो ये उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य के जो पुरोधा नेता रहे हैं, जिनको द वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि ये माउंटेन गांधी हैं, हिमालय के गांधी हैं, श्रद्धेय इंद्रमणि बडोनी, उनकी आज 100वीं जन्म जयंती है। इस सरकार में इतना भी सलीका नहीं है कि अपने अमर शहीद के नाम पर हम एक विज्ञापन जो अखबारों में आता है वो दे दें। आज वो एक भी चित्र इंद्रमणि बडोनी जी का इन्होंने नहीं लगाया है, ये बहुत शर्म की बात है। आज पूरे, क्योंकि वो मेरे जिले से आते हैं, मैं टीवी में हूँ, मेरे जिले के कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है और इंद्रमणि बडोनी जी का भी गांव यही, आज हमने उनकी जन्म जयंती भी मनाई। वहां लोगों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया, वहीं से अभी आ रहा हूँ, लोगों ने सरकार के प्रति ये रोष व्यक्त किया कि भाई सरकार का इतना बड़ा लोक सूचना विभाग है, कम से कम एक प्रकाशन जो अखबारों को जाता है, टीवी को जाता है, एक देना चाहिए था। इनके अपने नेताओं के इतने बड़े बड़े फोटो लग रहे हैं, जिन गांधी इंद्रमणि बडोनी की वजह से ये कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी फोटो ही गायब कर दी। तो ये तो सरकार का हाल है। अभी मेरी बहन कमलेश कह रही थी कि हमने आयुष्मान और ये सब किया है, तो भाई मैं अपनी बहन से कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार है, जिस सरकार ने पेयजल, सीवर, न जाने कौन से टैक्सेस और व्यापारियों का क्या हाल सरकार ने बनाया है, कितने तरह के टैक्स पर हैं, वो बेचारे उनका बुरा हाल है व्यापारियों का। वो सारे लोग शहरों में है, शहरी चुनाव है, सब लोग आपको देंगे चुनाव, आप देखते रहिए। मुझे तो अंदाजा है कि मुश्किल आप एकाध कोई सीट जाए तो जाए, वरना कोई सीट नहीं जीतते हैं। सब जगह आपके खिलाफ हर इनकम्बेंसी है, आपके
सरकार डबल इंजन की सरकार, आपकी देश से लेके विदेश तक महंगाई का सारे लोग देख रहे हैं किस तरह से महंगाई चरम पर है, किस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, ये सब कुछ लोग देख रहे हैं सरकार के रिज्यूम में। और जो बिजली और सीवर और पानी के जो बिल हैं उनके बेतहाशा वृद्धि से तो लोग दुखी हैं इनकी सरकार में। ऊपर से इन्होंने शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण को एक किस्म से थोप दिया है, मनमानी कर रहा है, वो पॉइंट आउट कर रहा है। कौन भाजपा का नेता है उसको तो छोड़ दीजिए, उसके बगल में अगर कांग्रेस का कोई मैं एक बात जानना चाहूंगा भट्ट साहब एक बात जानना चाहूंगा, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका राजनीति के अंदर। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कई बार ये बात से निकल करके आती है कि जनरली पब्लिक जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके पक्ष में थोड़ा सा उनका झुकाव होता है कि चलिए अपने क्षेत्र का विकास हो पाएगा। उत्तराखंड में ये चलेगा सिलसिला? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कैसे खारिज किया जाएगा इस समय बड़ा सिर फुटबल है। कुछ कांग्रेस के जो उजाड़ू बल हैं वो इनके यहाँ गए हुए हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, ये उनको टिकट देने को तैयार नहीं है। और इनके अंदर कई ध्रुव बने हुए हैं, इनके अंदर अलग अलग जो ग्रुप उजाड़ू बल जो कांग्रेस से स्थापित हो रखे हैं उजाड़ू बल। कमलेश जी आप देखते रहिए, जो आप कभी हम लोगों को कहते थे वो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी है, अपने खेत को बर्बाद करते रहते कांग्रेस के उजाड़ू बल। अब वो वहीं पर मुझे लगता है बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो उजाड़ू बल हैं वो किस तरीके से कांग्रेस की। चले मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। चलिए आपका दावा आ गया सर, समय थोड़ा कम रहेगा, मैं मीनाक्षी जी के पास में जाना चाहूंगा। मीनाक्षी जी क्या लगता है आपको? आपने खैर एक तो चीज क्लियर कर दी कि हम राष्ट्रीय दलों के साथ तो कोई समझौता नहीं करेंगे, हम हमारे बूते लड़ेंगे, जिनसे समझौता करना होगा वो भी एक राज्य स्तरीय या हमारे क्षेत्रीय दल होंगे उन्हीं के साथ, या इंडिपेंडेंट जो है उन्हीं के साथ कर पाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि इस कश्मकश में विपक्ष और सत्ता पक्ष के में यूकेडी कितना स्टैंड कर पाएगी? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। कमलेश जी ने जो बोला कि हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल के लोग भी आए, और देखिए आज की तारीख में हो सकता है कि हम इनके सामने स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ये बात सच्चाई है, इसमें मुझे भी इसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसका जो असली कारण है वो हमें जानना पड़ेगा। आज आप देखिए कि आज की तारीख में इन्होंने चुनाव जो है इतने महंगे कर दिए हैं, जिस प्रकार से धन बल का इस्तेमाल आज चुनाव के अंदर होता है। आप देखिए पार्षद के चुनाव तक में भी 15 से 20 लाख रुपए खर्चा होता है। तो सोचिए एक कॉमन मैन, एक बेहतर आदमी जो है, जो वाकई समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो किस प्रकार से इस चुनाव को लड़ेगा? क्योंकि ईमानदारी से तो ये चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि जो भी 15-20 लाख रुपए खर्च करता है इन राष्ट्रीय दलों में, वो कोशिश करता है कि इससे कई गुना जब वो सत्ता में आ जाए तो कई गुना जो है जनता से निकाल ले। और यही आज जो है आज हमारे उत्तराखंड की जो स्थिति हो गई है उसका कारण भी यही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी हम लोग आज जनता के बीच में स्टैंड कर रहे हैं, जनता के बीच में ईमानदारी से खड़े हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम क्षेत्रीय मुद्दों को जनता के बीच में लगातार लेके जाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ईमानदार लोगों को भी एक पार्टी चाहिए होती है, तो वो हमारी पार्टी है और डेफिनेटली लोग हमारे साथ आएंगे। आने वाले समय में देखिए इनका भांडाफोड़ जरूर होगा। आप अगर मैं देहरादून की ही बात करूं तो स्मार्ट सिटी के नाम पर ये स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए देहरादून को। आज ट्रैफिक जाम की समस्या से यहाँ की जनता परेशान है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो काम नहीं करते हैं। आप ये देखिए क्राइम जो है उत्तराखंड के अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मतलब किन मुद्दों को लेके ये लोग जाएंगे, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि जनता के सामने ये बोलेंगे क्या कि हमने किया क्या है। जो मैडम बात कर रही हैं कि हम आयुष्मान जो जाता है, सड़क जो लोगों के बीच जाती है उन्हें समझ में आता है, लेकिन असल बात तो ये है कि लोगों को ये सब चीजें धरातल पे नहीं मिल रही हैं, सिर्फ पोस्टर में आप ये चीजें आपको नजर आएंगी। और तो और आपको मैं घोटालों का भी आपको इनका बता दूं कि जो सुनील उनियाल गामा जी हैं उन पर जो पर्यावरण मित्र के घोटालों का आरोप लगा है। और आपने देखा होगा कि अभी होर्डिंग्स को लेके भी नगर निगम पे आरोप थे। तो ये सारे के सारे जो जितने भी चीजें हैं ये घोटाले जनता के सामने आएंगे, और इस चुनाव में जनता जरूर सोचेगी जरूर कि इन लोगों को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए एक तो ये बहुत ही लोकलाइज चुनाव होता है और आप सभी लोग जानते हैं या वोटिंग परसेंटेज भी असेंबली और पार्लियामेंट से ज्यादा होगा, क्योंकि एक एक वोट को पार्टी के कार्यकर्ता या कैंडिडेट के कार्यकर्ता वो जानते हैं, उसको निकाल के लाते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि अगर दूसरे
प्रदेश में हैं तो भी लोगों को बुला लेते हैं, अगर दूसरे शहर में हैं तो भी रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं कि आप वोट डालने आइए। कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि दोनों दल आरोप ये लगा रहे हैं कि जाएंगे किस बात को लेकर के। 1 साल से तो इसे टाला जा रहा है चुनाव को, और अभी मीनाक्षी जी कह रही हैं कि कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पे सत्ता पक्ष से वोट मांगनी जाएगा। देखिए, विपक्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ना तो नियत है, ना नीति है, और ना ही कोई मुद्दे हैं। अगर जनमानस के ये लोग मुद्दे उठाते तो मुझे लगता है कि जनमानस इन्हें चुनने का काम करता। आज अगर जनमानस, प्रदेश का प्रबुद्ध जो हमारी जनता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, तो इनको सिर्फ आरोप लगाने हैं और आरोप लगा करके मैदान छोड़ करके भागना है। यही सिर्फ काम रह जनमानस की आंखों पे पोस्टर का पट्टा लगाया हुआ है आपने। बीच में जनमानस की आंखों में पोस्टर का पट्टा लगा हुआ है। देखिए, आप यही तो बात है ना, पोस्टर में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सम्मान करते हैं, उसका ही सम्मान नहीं कर पाते तो आपको वोट देगी क्यों जनता? वो आपको क्यों पार्षद बनाएगी? कम से कम आप ये नहीं बोला कि हम जनता का सम्मान नहीं कर रहे। मैडम, आप बात को क्लियरली समझिए, आप बात को समझिए। मैंने क्या बोला है कि जो आप उनके घरों के आगे 10 पोस्टर लगाते हैं ना। मीनाक्षी जी मैं लौटूंगा आपके पास में जी। अब रही बात की भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में काम कर रही है। देखिए, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको भी वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और सरकार बहुत बेहतर निर्णय लेने का काम कर रही है। सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। देखिए, जनता है, जनता अच्छी तरीके से जानती है कहाँ वोट देना है, किसको वोट देना है। अगर हम गलती करेंगे तो जनता हमें सबक सिखाएगी, जिस तरीके से कांग्रेस को जो है जनता ने सबक सिखा रखा है और उनको बाहर का रास्ता दिखा रखा है। तो ये प्रबुद्ध जनता है, और जनता के ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि जनता के वोट के बलबूते ही आप छोटी सरकार हो, बड़ी सरकार हो, पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, मंत्री हो, लोकसभा तक जाने का जो रास्ता है वो जनता के एक वोट से ही है। और अगर हम उसका भी सम्मान नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि फिर ना तो क्षेत्रीय दलों को जनता चुनेगी और ना राष्ट्रीय दलों को चुनेगी। तो इस वक्त जो चुनाव की जो बेला है, वो नगर निगम के जो चुनाव है, हमारे स्थानीय मुद्दे होते हैं, और उन स्थानीय मुद्दों को लेकर के हमारा पार्षद लोगों के बीच में हमेशा काम करता है, उनकी जन भावनाओं के अनुरूप अपने क्षेत्र के को विकास की गति देने का काम करता है। वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, जो भी पार्षद होगा वो वहां पर क्षेत्रीय दल का या क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते अपनी छोटी छोटी समस्याएं जो क्षेत्रों में होती है, बिजली की, पानी की, सफाई की, नाली की, बच्चों का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये वो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। जो सक्रिय रहेगा वो जीत करके आएगा। वही मेयर का है, अगर मेयर ने अच्छा काम पब्लिक के बीच में किया होगा, क्योंकि एक 4-5 विधानसभा हमारे मेयर में आती है, यहाँ देहरादून 5 विधानसभाएं हमारी आती है। अगर पांचों में जिसका वर्चस्व होगा, जिसका अस्तित्व होगा, वही तो चुन करके आएगा। जब जनता के बीच में आप जाओगे नहीं, काम नहीं करोगे। 30 सेकंड में समय हो चुका है, लेकिन मैं 30 सेकंड, क्योंकि धामी साहब ने दिल्ली में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अंबेडकर जी का मुद्दे को उन्होंने उठाया कि कांग्रेस ने हमेशा उनके साथ में अन्याय किया। मैं आप सभी का रिएक्शन चाहूंगा। भट्ट साहब, आपके पास में इलेक्शन में ये मुद्दा रहेगा, प्लीज बहुत ही शॉर्ट में 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए। योगेंद्र जी, धामी जी दिल्ली में जाकर अपनी साख बचाना चाहते हैं। इन्हीं के गृह मंत्री जी ने सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, और इन भारतीय जनता वालों को पता नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में कांग्रेस ही लेकर आई थी। उनको जो ड्राफ्टिंग और ये सब काम दिया था, जो चेयरमैन बनाया था, वो कांग्रेस ने ही बनाया था। बाबा साहब का जितना सम्मान कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी वो सोच भी नहीं सकती है। इन्होंने किस तरह से खुलेआम सदन में बाबा साहब का अपमान किया, और हम तो उनका सम्मान सप्ताह मना रहे हैं बाबा साहब का। हम तो संविधान पर भरोसा करते हैं, ये उसी संविधान को कुचलना चाहते हैं, उसी संविधान का ये जगह जगह उसकी हो गया। जी चलिए टाइम मैं सर मैं मीनाक्षी जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये मुद्दा कहीं दिखाई देगा या बीजेपी कांग्रेस दोनों ही उलझी हुई है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि ये लोकल चुनाव होते हैं और लोकल मुद्दों पे होने चाहिए, क्योंकि फिर वही होता है कि बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के बीच में जो असल जो समस्याएं होती है वो गौण हो जाती है। अगर मैं आज भी बात करूं तो हमें सड़क, बिजली, ट्रैफिक जैम, जो हमारी ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, क्राइम जो प्रॉब्लम है, इन सबको लेके इन चुनाव में बात करनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और इन सबको लेके जो भी प्रतिनिधि चुन के आएगा, मुझे लगता है वो तभी इन सब चीजों पे काम करेगा। कमलेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये चर्चा का विषय रहेगा, और लोकल इलेक्शन है, लोकल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ये यूकेडी का कहना है।
देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं और सब जगह रहते हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इतने वर्षों तक कांग्रेस ने ना ही तो उन्हें सम्मान देने का काम किया। भारत रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी आई तब दिया। आपने उन्हें हरवाने का काम किया, आपने उन्हें वहां सदन तक में पहुंचने का टाइम नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो नगर निगम का चुनाव है वो इन मुद्दों पे नहीं है, वो यहाँ के जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के है, और स्थानीय मुद्दों में जो हमारा जनप्रतिनिधि होता है वो वहां पर काम करता है और उसको लेकर के लोग वोट करने का काम करते हैं, और भावनाओं के अनुरूप जो व्यक्ति काम करता है उसको वोटिंग करने का काम करते हैं। तो सिर्फ कांग्रेस। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, उत्तराखंड में बिगुल बज चुका है लोकल चुनाव का, लोकल बॉडीज के इलेक्शन का, और 25 जनवरी को तस्वीर साफ होगी कि किसके खाते में क्या कुछ गया है, कितने जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, कितनी जगह सरकार हाथ से जाती है। ये जब, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पोस्टल बैलेट पेपर से ही यहाँ चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जा रहा है। 1309 वार्ड में इलेक्शन होना है और 100 लोकल बॉडीज के लिए मतदान होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।